हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल का अगला कॉमिक विशेषांक, छत्रपति बांकेलाल। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य विशेषांक छत्रपति बांकेलाल। लेखक तरुण कुमार भाई, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन बेदी, सहयोग गौरव, अमित, अनूप, श्रीकांत। छत्तीसगढ़ की रानी रूप कंवर से विवाह के पश्चात राजा बनने के लोभ ने बांकेलाल को एक आज्ञाकारी पति तो बना दिया, किंतु राजा नहीं। और ये जानकर तो उसके होश ही उड़ गए कि रानी रूप कंवर के शरीर पर वास्तव में डायन दुष्यंती का कब्जा है। अपनी डायन पत्नी से परेशान बांकेलाल बेचारा बहुत दुखी और विवश है। डायन दुष्यंती को 36 दांतों के जिस जबड़े की तलाश थी वो भी बांकेलाल का ही निकला, जिसे प्राप्त करके अब उसे कुछ अतिरिक्त राक्षसी शक्तियाँ भी प्राप्त हो गई हैं। बांकेलाल उसे मार भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो डायन का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर बेचारी रानी रूप कंवर मारी जाएगी। बेचारा पति बांकेलाल अब क्या करेगा। बांकेलाल जाएगा वापस विशालगढ़। विशेष नोट: उपरोक्त विवरण बांकेलाल के नए पाठकों की जानकारी के लिए है, ताकि वो प्रस्तुत कॉमिक का पूरा आनंद ले सके। संपूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए पढ़ें स्वयंवर, शैतान का जादू, डायन रानी, दुष्यंती और कबाड़ा भी। ये सभी कॉमिक्स आपको बांकेलाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। किंतु विशालगढ़ लौटना अब उतना सरल नहीं था जितना बांकेलाल ने सोचा था। अरे, ये तलवार मेरी राह में किसने फेंकी? मगर ये सिर्फ तलवार नहीं थी। रुक जा बांकेलाल, ये क्या? तलवार में से एक हाथ प्रकट होकर मुझे रुकने को कह रहा है। देखते ही देखते तलवार एक बलिष्ठ योद्धा में परिवर्तित हो गई। बांकेलाल, सुना नहीं? रुक जा। आए, तलवार योद्धा में बदल गई। इसका मतलब उस दुष्ट डायन को पता चल गया है कि मैं भाग रहा हूँ, और मुझे रोकने की ये डायन रानी की कोई चाल है। घोड़े रुकियो मत, भागता रहे। देख बाके, मेरा कहना मान ले, खींच ले मेरी लगाम, वरना ये रहस्यमय मानव कहीं तुझे ही ना खींच दे। दूसरे ही पल उस रहस्यमय तलवार मानव ने घोड़े को टांगों से पकड़कर उठा दिया। मेरा कहना मान लेता तो मैं तुझे गिराता नहीं। इसके हाथ तो चाकू की तरह तेज लग रहे हैं। बांकेलाल भी शराफत से कहाँ मानने वाला था। कमबख्त, अब तू बांकेलाल के हाथों से नहीं बचेगा। तड़ाक। बांकेलाल हाथ उठाने से पहले सोच लियो, क्योंकि मैं तलवार धारू मानव हूँ। मेरा पूरा शरीर तलवार की धार की तरह तेज है। तू मुझे जहाँ भी जिस भी अंग से मारेगा वो तेरा है, तो तेरा ही वो अंग कटकर घायल होगा। बांकेलाल, भागने का विचार त्याग कर शराफत से वापस चलें। चलता हूँ। बांकेलाल, फूट गई तेरी किस्मत। अब तेरा सारा जीवन उस डायन के पांव दबाते गुजरेगा। जल्द ही धारू ने बांकेलाल को डायन रानी के समक्ष पेश किया। क्यों पतिदेव, मुझे अकेले छोड़कर फरार होना चाहते थे? मैं तो हवाखोरी के लिए जा रहा था। हवाखोरी प्रातः की जाती है स्वामी, रात्रि में केवल फरार हुआ जाता है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे और देश को छोड़कर फरार होना चाहते थे, पर अब तुम्हारा मुझसे छुटकारा संभव नहीं स्वामी। ऐसा समझ लो कि तुम पेड़ हो तो मैं छाया, तुम जान हो तो मैं काया, तुम खर्च हो तो मैं माया। अब हमारा एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी गुजारा नहीं। फरार होने का विचार तुम्हारे हृदय में जन्म ही ना ले, उसका इंतजाम भी मैंने सोच लिया है। ये क्या कर रही हो प्रिय? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई पागल सांड नहीं। ये बेड़ी तुम्हारे पाँव में बंधी रहेगी तो तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे। हाँ, महल में जितनी दूर तक जाना चाहोगे जा सकोगे, जंजीर बहुत लंबी है। सारा जीवन पत्नी की गुलामी में गुजर जाने की कल्पना से ही बांकेलाल काँप गया। मुझ पर दया करो भोले शंकर, सारी जिंदगी पत्नी की गुलामी करने से अच्छा तो अपने मोटे मुच्छड़ को की मनहूस पुच्ची है। मुझे वापस विशालगढ़ पहुंचा दो भगवान, मेरे गाल उसकी पुच्चियों के लिए तरस गए हैं। पर अब तो तेरे पाँव में बेड़ी डाल दी गई है बाकी बेटा, अब तू महल में घूम तो सकता है, पर यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। सोच बांकेलाल, तेरे दिमाग में तरकीबों का खजाना भरा है, कोई ना कोई तरकीब तुझे ज़रूर सूझ जाएगी इस संकट से निकलने की। आह, सूझ गई एक तरकीब विशालगढ़ पहुंचने की। अगर मैं डायन रानी को छत्रपति बनने यानी संसार पर विजय पताका फहराने की राय दूं, तो वो अवश्य इसे मानकर इस अभियान पर निकल पड़ेगी।
फिर जब डायन रानी विशालगढ़ को ललकारेगी तो वहाँ से जिंदा बचकर नहीं आ पाएगी, क्योंकि विशालगढ़ को जीतना उसके लिए आसान नहीं होगा। अरे, जब मैं आज तक नहीं जीत पाया तो ये क्या खाकर जीतेगी? वहाँ जाकर उसे केवल मृत्यु प्राप्त होगी। इस प्रकार डायन रानी की मृत्यु के साथ ही मैं छत्तीसगढ़ का राजा घोषित कर दिया जाऊंगा और मेरा छत्तीसगढ़ आने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। फिर जब बाकेलाल ने अपना विचार डायन रानी के सामने रखा तो, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा स्वामी। जिस प्रकार अश्वमेघ यज्ञ होता है तो एक अश्व को सजा धजाकर संसार के सभी राज्यों की परिक्रमा कराई जाती है। बीच में अगर उसे कोई पकड़ लेता है तो उसे युद्ध करना पड़ता है, अन्यथा उसके राज्य पर अश्व छोड़ने वाले राजा का अधिकार हो जाता है। उसी प्रकार हम भी दहाड़ू को सजा धजा कर परिक्रमा के लिए भेजेंगे। जिस देश का राजा दहाड़ू को पकड़ेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा, अन्यथा वो पराजित समझा जाएगा। क्यों दहाड़ू, ठीक है ना? बिल्कुल, हाँ, पर भला मुझे कौन पकड़ेगा? किंतु स्वामी, इस महत्वपूर्ण अभियान पर आपको ही जाना होगा। मुझे, पर मेरे पाँव में तो बेड़ी पड़ी है। बेड़ी को मैं खोल देती हूँ। पर वाह, काम बन गया। अब मैं सीधा विशालगढ़ जाकर रुकूंगा। मुझे पता है कि इस वक्त स्वामी क्या सोच रहे हैं, किंतु स्वामी जो सोच रहे हैं वो कभी नहीं होगा। क्योंकि अरे, तुम मुझे अपनी चप्पल के नीचे लगा ये आईना क्यों दिखा रही हो? ये तो घबराए नहीं स्वामी, ये सम्मोहन चप्पल है, जिसमें शक्ल देखने वाला चप्पल के स्वामी का गुलाम हो जाता है और उसी का ही कहा मानता है। स्वामी, मैं कौन हूँ? मेरी आका। स्वामी, तुम कौन हो? तुम्हारा दास। जो कहूँगी करोगे? करूँगा। कहूँगी कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? हाँ, फौरन। तो तैयार हो जाओ, कल प्रातः तुम्हें छत्रपति अभियान पर निकलना है। जो हुक्म मेरे आका। पूरे महल में इस अभियान का ऐलान कर दिया गया। कल से शुरू होने वाला है छत्रपति बाकेलाल अभियान। दहाड़ू को सजाया धजाया गया। दहाड़ू जी, आंख मत झपकाना, मैं आपकी आंखों में सुरमा लगा रही हूँ। कर लगाओ लगाओ, मैं बालों में कंघी कर रही हूँ। करो करो। तैयार था अब दहाड़ू। दहाड़ू, ये सैनी व बाकेलाल जी तुम्हारे साथ रहेंगे। जो भी तुम्हें पकड़ेगा ये उनसे युद्ध करेंगे। अब जाओ। अब विदा होने की बारी बाकेलाल की थी। अच्छा आका, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने अभियान में सफल होकर लौटूं। छत्रपति भव। बेचारे बाकेलाल की हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। हाँ, आज तक किसी पति को पत्नी के चरण स्पर्श करते नहीं देखा। बाकेलाल अपने दल बल के साथ वहां से रवाना हुआ। दहाड़ू को जो हाथ लगाएगा वो अपनी जान से जाएगा। अब शीघ्र ही मेरे सिर पर छत्रपति का ताज होगा, क्योंकि स्वामी के साथ गई सेना तिलिस्मी शस्त्र सेना है, जो कि आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के शस्त्रों में परिवर्तित हो सकती है। छत्तीसगढ़ के छत्रपति बाकेलाल का डंका बजने लगा, जिसकी गूंज सर्वप्रथम पहुंची राजा छीकट सिंह के कानों में। नहीं सेनापति गुल्लक सिंह, हमें छत्तीसगढ़ की अधीनता स्वीकार नहीं। दहाड़ू को मैं पकड़ूंगा। किसी और की हिम्मत तो हुई नहीं। जल्दी चलिए महाराज, अन्यथा कहीं दहाड़ू नगर से होकर सीमा पार कर गया तो राज सिंहासन आपके हाथों से छिन जाएगा। लेकिन दहाड़ू को देखते ही राजा छीकट सिंह के होश फाख्ता हो गए। हम तो समझे थे कि दहाड़ू कोई घोड़ा होगा, ये तो निगोड़ा चीता है। सेनापति, तुमने बताया क्यों नहीं कि दहाड़ू चीता है? मेरे लिए तो ये घोड़े से ज़्यादा कुछ नहीं महाराज, पर पकड़ना तो आपको ही है। दहाड़ू के पीछे आता बाकीलाल का काफिला भी उनके सामने से गुजरा। ये कैसी सेना है सेनापति? शस्त्रों को बोलते और घोड़ों की सवारी करते तो पहले कभी नहीं देखा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बड़ी खतरनाक सेना है महाराज, जो मानवों में बदल जाती है। इनसे उलझना ठीक नहीं। आखिर आप भी बाल बच्चों वाले हैं। सबको भयभीत रखने के लिए हमें अपना असली रूप भी दिखाते हुए चलना है। बाकीलाल का काफिला अगले राज्य में प्रवेश कर गया और उस वक्त बाकीलाल के क्रोध का पारावार न रहा जब राजा रतौंधी ने पकड़ लिया दहाड़ू को। रुक जा, कहाँ जाती है? अबे मैं पुरलिंगू, कहाँ जाती है? स्त्रीलिंग है, कहाँ जाता है बोल। मगर तब तक बाकीलाल ने तो युद्ध का ऐलान कर दिया था। राजा रतौंधी, तूने छत्रपति अभियान के जीते दहाड़ू को पकड़ लिया है। अब तुझे मुझसे और मेरी सेना से युद्ध करना पड़ेगा। जीता दहाड़ू? पर मैं तो इसे अपनी पालतू बकरी समझा था, जो मेरे कक्ष से भाग निकली है। मुझे कम दिखाई देता है, मैं इसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे युद्ध से डर लगता है। मेरे बाप बाप ने कभी नहीं लड़ा जो महंगा था, तो मैं क्या लड़ूंगा?
राम का नाम लो जी, मुझे आपकी दास्ता स्वीकार है, पर मैं आपको बकरी का दूध पिलाए बिना आगे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, दूध लाओ। फिर दूध ग्रहण करने के पश्चात आगे बढ़ो। शुक्र है राजा को असलियत का जल्दी पता चल गया, वरना ये मेरा भोजन बच जाता। इधर विशालगढ़ के महल में हर ओर मुर्दनी छाई थी। महाराज, एक दिन तो पेट भर खा लीजिए, आखिर कब तक भूखे प्यासे रहकर बाकेलाल की प्रतीक्षा करते रहेंगे। नहीं रानी स्वर्णलता, बाकेलाल बिना कुछ बताए न जाने कहाँ चला गया है। जहाँ गया है पता नहीं वहाँ उसे भोजन पानी भी मिल रहा होगा या नहीं। नहीं रानी, मैं भर पेट तब तक नहीं खा सकता जब तक बाकेलाल का कुछ पता नहीं चल जाता। किंतु जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा, इसलिए लाओ, चावल का एक दाना दे दो, जो मैं सुबह दोपहर और शाम को खाता हूँ। आह महाराज, ज़रा आईने में अपनी सूरत तो देखिए, आप कड़छी थे और चम्मच हो गए। महारानी, मेरा प्यारा बाकेलाल जल्दी ही ना आया तो पता नहीं मैं ये भी रह पाऊंगा या नहीं। तभी वहाँ महामंत्री के साथ राजवैद्य भी आ पहुँचे और राजवैद्य, जांच करो, देखो आज कितना ढीला हुआ। राजवैद्य ने जांच की। महामंत्री जी, महाराज का पजामा एक अंगुल और ढीला हो गया। क्या? फिलहाल तो पजामे का नाड़ा थोड़ा और कस दो राजवैद्य, कहीं ऐसा ना हो कि महाराज पलंग से उतरे और पजामा महाराज की कमर से उतर जाए। महाराज, क्यों अपनी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं? अब देखिए, जब से आपने भरपेट खाना छोड़ा है, आपकी तोंद एक दूसरे पर रखे 3 बड़े सीताफलों जितनी कम हो गई है। जरा खड़े होकर दिखाइए। देखिए, कुर्ता ऐसे हो गया जैसे बांस पर तंबू तान दिया गया हो। देखिए देखिए, सूरत ऐसी हो गई है जैसे रुमाली रोटी। और ये देखिए, अपनी भुजाएं देखिए। लानत है ककड़ी, लानत है, ककड़ी मुकाबले में खड़ी हो गई तो जीत जाएगी। समस्या इतनी होती तो गनीमत थी। महाराज, बनिए के यहाँ से रोजाना आपके भोजन के लिए जो मनो आटा दाल सब्जी आता है, अब वो इतना बचने लगा है कि उसे रखने की भी जगह नहीं बची। विवशता वश हमने तो खाना भेड़ बकरियों घोड़ों को खिलाना शुरू कर दिया। वो देखिए, आपकी खुराक खा खा कर उनका क्या हाल हो गया है। ब्रुक ब्रुक, आजकल तो बस खाए जाओ खाए जाओ। महाराज, हमने चारों ओर अपने गुप्तचर दौड़ा रखे, वो बाकेलाल का पता लगाकर ही लौटेंगे, किंतु ईश्वर के वास्ते आप संपूर्ण आहार ग्रहण करना शुरू कर दें। ठीक है, आज से मेरी खुराक बढ़ा दो। वाह, अब मैं रोजाना सुबह दोपहर शाम एक एक चावल नहीं बल्कि 2 2 चावल खाया करूँगा। हाय मेरे बाकू, तू कब आएगा मेरे लालू। आखिर बाकेलाल की खबर आ ही गई, जिसे लेकर आया था सेनापति। महाराज, बाकेलाल आ गया है। क्या? बाकेलाल आ गया? कहाँ है मेरा प्यारा बाकेलाल? उसकी पुच्ची लिए ज़माना बीत गया, अब तो होठों पर भी पापड़ी जम गई। कहाँ है मेरा लाल, मेरा बाकेलाल? पापड़ी नहीं महाराज, वो तो गोलगप्पे के साथ मिलती है पपड़ी। किंतु सेनापति, बाकेलाल है कहाँ? तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए? बाकेलाल जी को लाना आसान नहीं महारानी जी। सेनापति, ये क्या कह रहे हो? ठीक से समझाओ, कहाँ है बाकेलाल? और सेनापति सब कुछ बताता चला गया। सब कुछ सुनने के बाद, नहीं, ये नहीं हो सकता। बाकेलाल विशालगढ़ पर आक्रमण करने की सोच भी नहीं सकता। मैं दहाड़ू को पकड़ने जा रहा हूँ। मैं भी देखूंगा कि बाकेलाल मुझ पर आक्रमण कैसे करता है। मुझे भी सेना तैयार रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त बाकेलाल छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर युद्ध आरंभ हो गया तो मुझे भी मैदान में कूदना पड़ेगा। पूरे विशालगढ़ में चर्चा फैल गई। क्या? बाकेलाल ने विशालगढ़ पर चढ़ाई कर दी? किंतु बाकेलाल ने ऐसा क्यों किया? विशालगढ़ में रहकर तो विशालगढ़ उसका ही था। किंतु राजा विक्रम सिंह ने दहाड़ू को आगे न बढ़ने दिया। रुक जा दहाड़ू, मैंने तुझे पकड़ा। कर, अबे कान छोड़, पकड़ना है तो गर्दन का पट्टा पकड़। रथ दौड़ाता वहां पहुंचा बाकेलाल। राजा, दहाड़ू को पकड़कर तूने युद्ध का ऐलान कर दिया है। मेरा प्यारा बाकू, मेरे बाकेलाल, तूने मुझे पहचाना नहीं? ये मैं हूं तेरा मुच्छड़ विक्रम सिंह, आ गले लग जा। विक्रम सिंह रथ पर चढ़ गया। बाकेलाल, तू कहाँ चला गया था? देख, तेरे जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई। अरे कमबख्त, अगर मुझसे कोई भूल हो गई थी तो मुझे बताकर तो जाता। सॉरी। अबे ओ सीख कबाब, पीछे, तू मेरे रथ पर कैसे चढ़ गया? तड़ाक! युद्ध करना है तो कर, अन्यथा मेरे सैनिक छत्तीसगढ़ की विजय पताका विशालगढ़ पर फहरा देंगे। विक्रम सिंह फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। बाकेलाल, तुमने मुझे पहचाना भी नहीं और लात भी मारी। ज़्यादा बातें ना बना राजा विक्रम सिंह, जल्दी से तलवार निकालो, युद्ध कर। तुम्हें युद्ध ही करना है तो उतरो रथ से नीचे। यह युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच में होगा, किंतु तुम्हें यह वायदा करना होगा कि अगर यह युद्ध मैं जीत गया तो फिर तुम्हें यहीं रहना होगा।
तुम विशालगढ़ छोड़कर नहीं जाओगे मेरे प्यारे बाकेलाल? मैं तुम्हारी पुच्चियों के बिना नहीं रह सकता। मुझे मंजूर है राजा विक्रम सिंह, तेरे विजयी होने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ये क्या, बाकेलाल ने तो मुझे तिनके की तरह उठा लिया है। विशालगढ़ के इतिहास में विक्रम सिंह की जिंदगी में ऐसा अवसर शायद प्रथम बार ही आया था। इसने तो खुद मुझे पटक मारा। विक्रम सिंह, तू युद्ध में मुझसे विजयी होने का ख्वाब देख रहा था ना? अब तेरा ख्वाब तेरी अस्थियों की तरह टूट जाएगा। यहाँ हमें अपना शस्त्रों वाला तिलिस्मी रूप दिखाकर दुश्मन को भयभीत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राजा तो बस पराजित होने ही वाला है। कितनी बार समझाया था महाराज को कि ढंग से खाना खा ले, अब हो गई ना मिट्टी पलीत। महारानी ने आकर राजा विक्रम सिंह को उठाया और ललकार भरे स्वर में बोली, दुष्ट बाकेलाल, तुझे युद्ध करने का शौक है ना? तो ये युद्ध होगा, जरा थोड़ी देर ठहर जा। बाकेलाल किसी को भी पहचान क्यों नहीं रहा? महाराज ये लीजिए, फलों का रस ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपने ही कहा था कि जब तक बाकेलाल लौट नहीं आता तब तक आप पौष्टिक आहार ग्रहण नहीं करेंगे, और अब तो बाकेलाल लौट आया है, अब तो मैं मना नहीं कर सकता। अभी तो ये पूरा बर्तन खाली करना है महाराज, अब तो मैं मना नहीं कर सकता। कट कट कट, मेरे पजामे का नाड़ा कस रहा है, इसे ढीला करो वरना मैं और फलों का रस नहीं पी सकूंगा। पेट कसना तो अच्छा शगुन है। आप घबराएं नहीं महाराज, मैं नाड़ा ढीला करके बांध देता हूँ, किंतु आप खुराक लेना जारी रखिए। ले लीजिए, ये लीजिए महाराज, ये विशेष काजू बादाम किशमिश का दलिया, इसे जल्दी से सटक जाइए। अब तो मैं मना नहीं कर सकता। कट कट कट, नाड़ा और कस गया। अरे वाह, अब तो महाराज की तोंद बाहर आ रही है। महाराज पहले की तरह तंदुरुस्त हो गए। महाराज की तलवार लाओ। महाराज सेनापति भी सेना लेकर आ गया है, तलवार थाम कर दुष्ट बाकेलाल की ललकार का जवाब दीजिए। राजा विक्रम सिंह, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। टकरा गई राजा विक्रम सिंह और बाकेलाल की तलवारें। बाकेलाल, तुमने मुझे प्रणाम भी नहीं किया। अरे कम से कम प्रणाम तो कर लेता। बात है मत कर राजा, युद्ध कर युद्ध। मेरे बहादुर सैनिकों, टूट पड़ो दुश्मन सैनिकों पर। ये तो हमारा असली रूप देखते ही भाग खड़े होंगे। देखते देखते बाकी की सेना बदल गई शस्त्र सेना में। क्यों बे, हमसे लड़ेगे? ये क्या, ये तो कोई तिलिस्मी शस्त्र सेना लगती है जिसके सैनिक शस्त्र में बदल गए। बाकेलाल की शस्त्र सेना का नायक था धारू। सेनापति, पहले तेरी तलवार जाएगी फिर तू जाएगा। भाई मैं नहीं, भाई ये रोमंची है, तलवार हाथ में लेकर लड़ो। हम इन पर वार कैसे और कहाँ करें? विक्रम सिंह के सैनिकों को नानी याद आने लगी। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तलवारें ही सैनिक हों तो फिर साटा की हुई पापे। जो भी गिरता जाएगा वो मेरा निवाला बनता जाएगा। युद्ध देखते हुए चिंतित हो उठे थे महामंत्री। महारानी जी, हमारे सैनिक बाकेलाल की शस्त्र सेना से पिछड़ रहे हैं। इधर महाराज व बाकेलाल भी शत्रुओं के समान युद्ध लड़ रहे हैं। ना जाने क्या होगा। हे भगवान, बाके तो मुझे पहचान ही नहीं रहा, इसे क्या हो गया है? तभी हवा में सरसराई वह चप्पल। साय, मेरा निशाना है बाकेलाल। वाह, चप्पल निशाने पर लगी, यानी बाके की खोपड़ी पर। तड़ाक! मैं कहाँ हूँ? अरे मुच्छड़ा, मेरा मतलब महाराज, आप यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं? बाकेलाल, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि तुम विशालगढ़ में हो। क्या, विशालगढ़? मैं विशालगढ़ में हूँ? हाँ बाकेलाल, यहाँ आने के बाद तुम मुझसे युद्ध लड़ रहे थे, पर एक चप्पल पड़ते ही तुम ठीक हो गए। विक्रम सिंह उसे सब कुछ बताते चले गए। तब ओह, मुझे उस दुष्ट डायन रानी ने सम्मोहित कर दिया था। चप्पल से मेरा सम्मान टूट गया, पर मुझे चप्पल किसने मारी? मैंने। उस आवाज़ की स्वामिनी की सूरत की इतनी भयंकर थी कि दोनों की तलवारें उसकी ओर उठ गई। कौन हो तुम? रानी रूपकंवर। रूपकंवर? बाकेलाल तो ये नाम सुनकर चौंकी पड़ा, किंतु रूपकंवर जल्दी से बोली, बाकेलाल, सैनिकों से छिड़ा युद्ध भी रोक दो, फिर सब कुछ बताती हूँ। बाकेलाल के आदेश से युद्ध रुक गया। तब रूपकंवर ने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया, बाकेलाल, दरअसल ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर उस डायन दुष्यंती का है जिसकी आत्मा ने मेरे शरीर पर कब्जा कर रखा है। उसने ना जाने किस विधि से अपनी आत्मा मेरे शरीर में और मेरी आत्मा अपने शरीर में स्थानांतरित करके मुझे एक ताबूत में कैद करके काली गुफा में छोड़ दिया। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उस गुफा में दीमकों की ढेरों बाम्बियाँ थीं जिन्होंने ताबूतों को खा लिया और इस प्रकार मैं आज़ाद हो गई। पर उसे मेरे ताबूत से आज़ाद होने की खबर हो गई। मैं गुफा से निकल पाती कि तभी वो दुष्टा भी वहाँ पहुँची और
तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि तू बाहर आ गई तो मेरे पति बाकेलाल को सारी हकीकत बता देगी। बाकेलाल इस वक्त मेरे बाएं पैर की चप्पल के सम्मान में बंधा छत्रपति अभियान पर निकला हुआ है और विशालगढ़ के राजा से युद्ध कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि वही अभियान छोड़कर वापस आ जाए, इसलिए तुझे अभी यहीं रहना होगा। मैं तुझे दूसरे ताबूत में बंद करने आई हूँ। तड़ाक! इस बार उसने मुझे ठोकर जड़ना चाही तो मैंने उसका पाँव पकड़ लिया। इस चक्कर में उसके दाएं पैर की चप्पल मेरे हाथ में आ गई और ये देखकर वो चीख पड़ी, मेरे दाएं पाँव की चप्पल मुझे वापस कर दे दुष्टा, क्योंकि ये सम्मान तोड़ चप्पल है जिसका खोपड़ी पर प्रहार करके मैं वापस लौटने पर स्वामी बाकेलाल का सम्मान तोड़ूंगी। बस इतना सुनते ही मैंने उसे पैरों से पकड़कर घुमा दिया और चप्पल लेकर भाग पड़ी। यहाँ आते ही मैंने चप्पल बाकेलाल की खोपड़ी पर मारकर उसका सम्मान तोड़ दिया, लेकिन वो डायन भी मेरा पीछा कर रही थी। वो भी यहाँ आती होगी। लो, वो तो आ भी गई। दुष्टा, तूने स्वामी को कुछ बताया तो नहीं? अब बता भी नहीं पाएगी, क्योंकि अब तू नहीं बचेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं छत्रपति बाकेलाल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।